रात के 12 बजे हुए थे। गिरधर अपनी आम की बाग में आराम से सो रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ खनखनाहट की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर वो उठकर बैठ गया। उसने टॉर्च जलाई और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारी, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। थोड़ी चहलकदमी करते रहने के बाद वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और वहीं पर सो गया। कुछ देर के बाद जब उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया और एक बार फिर उसने टॉर्च जलाई। इधर उधर देखते रहने पर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। वो एक बार फिर चारपाई पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर तीसरी बार उसे फिर जोर से खनखनाने की आवाज़ आई। अब तो वो चौंक कर बैठ गया। उसे लगने लगा कि कोई उसके अलावा भी बाग में मौजूद है। अब ये सब सोचकर उसने अपने हाथ में लाठी थामी और टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगा। गौर से देखने पर उसे बहुत पीछे की तरफ एक आम के पेड़ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद उसके पीछे कोई है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जब वो पेड़ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर 5 बड़ी बड़ी मटकियाँ रखी हुई थीं, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अब उनको देखने के लिए वो आगे बढ़ा। वो जैसे ही उन कपड़ों को खोलने लगा, उसके कानों में फिर एक औरत की आवाज़ पड़ी। उसने देखा कि वहीं थोड़ी दूर पर एक औरत आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। वो उससे कहने लगी, इसे हाथ मत लगाना, ये अमानत मेरी है। अब ये सब देखकर उसने उस औरत से पूछा, आखिर तुम कौन हो और इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसमें क्या है? इस पर वो औरत कहने लगी, मैं माया हूँ और इसमें मेरी ही अमानत है। इन मटकियों में इतनी दौलत है कि जिन्हें अगर तुम अपने साथ ले जाओ तो सारी ज़िंदगी तुम इन्हें खर्च भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर गिरधर थोड़ा चौंक पड़ा। उसने कहा, दौलत? मगर ये दौलत तुम्हारे पास कैसे आई? इस पर वो औरत बोली, इन सब से तुमको कोई मतलब नहीं। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो बताओ। इस पर गिरधर बोला, आखिर कौन नहीं ले जाना चाहेगा, और वैसे भी ये मेरी ही बाग में रखी हुई हैं, तो मेरी ही हुई, तो मैं इन्हें ज़रूर ले जाऊंगा। उसकी बात पर वो औरत बोली, ठीक है, मगर तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी होगी। गिरधर बोला, कैसी कीमत? वो कहने लगी कि तुम्हें मुझे अपनी किसी प्यारी चीज़ की बलि देनी होगी, जैसे कि तुम्हारा बेटा, बेटी या फिर अपने घर के जानवर। उसकी बात पर गिरधर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने जानवरों की बलि दूंगा, मगर मैं अब पहले इन्हें ले जाना चाहूँगा। इस पर माया बोली, ठीक है, ले जा, मगर ध्यान रख, अगर तूने अपना वादा ना निभाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। उसकी बात पर गिरधर बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। ये कहकर गिरधर ने उन मटकियों का सारा धन अपने पास रख लिया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी बीवी और अपनी माँ को सारे वाक़ये के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, गिरधर, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस तरह की दौलत को घर के अंदर नहीं लाया करते। ये सब ठीक नहीं है। तुम इस दौलत को उसी जगह पर रखाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। अगर ये दौलत घर के अंदर रही तो समझ लेना कि तुम्हारा घर जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर गिरधर ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम भी अजीब सी बातें करती हो। इतने दिनों के बाद ये दौलत हमें मिली है, ये ऊपर वाले की ही देन है। मैं इसे इस्तेमाल करूँगा और इसका इस्तेमाल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते हुए उसने सारी दौलत समेटी और उसे ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। अब गिरधर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। समय बीता और उसने उस दौलत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने घर को बनवाया। पूरे गांव में उसने अपना घर काफ़ी आलीशान बनवा दिया और फिर उसने 4 पहिए की गाड़ी भी ली। धीरे धीरे उसने ट्रैक्टर भी लिया। उसकी माँ ये सब करने से उसे अभी भी रोक रही थी, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था।
कुछ दिनों के बाद उसने उन्हीं पैसों से अपनी बेटी की शादी की। शादी बड़ी धूमधाम से मनाई और सुबह के वक्त अपनी बेटी को विदा किया। मगर जब उनकी बेटी अपनी ससुराल जा रही थी तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा दुल्हन दोनों को चोट लग गई, जिसमें उसकी बेटी कोमा में चली गई। अपनी बेटी को कोमा में देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसकी माँ ने गिरधर से फिर कहा, गिरधर, तुमने ये ठीक नहीं किया है। अगर तुम उन पैसों का इस्तेमाल ना करते तो आज हमारी बेटी हमारे सामने होती। उसकी बात पर गिरधर झुंझलाते हुए बोला, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। ये एक हादसा था और इस हादसे से मैं भी दुखी हूँ। मुझे और परेशान मत करो। उन्हीं पैसों के बल पर मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊँगा। उसने अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर डाले, मगर कोई भी फ़ायदा ना हुआ। एक दिन जब गिरधर का बेटा अस्पताल में गिरधर को खाना देने आ रहा था तो रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसके दोनों पाँव की हड्डियां टूट गई। अब वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। जब वो भी अस्पताल में भर्ती हो गया तो गिरधर की माँ ने गिरधर से कहा, गिरधर, अभी भी वक्त है, बात मान जाओ। दोनों बच्चे कम से कम आंखों के सामने हैं। कुछ अनहोनी होने से पहले ये सब रोक लो। उन पैसों को वापस कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर गिरधर उनकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी ना उसका बेटा ठीक हुआ ना बेटी। बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी उन दोनों का इलाज नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब गिरधर की बीवी बरामदे में बैठी हुई काम कर रही थी तो अचानक से उसकी छत उसी के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी बीवी भी बुरी तरह से जख्मी हो गई और वो भी अस्पताल में भर्ती हो गई। लाख इलाज कराने के बावजूद भी उसकी हालत सही नहीं हुई। वो भी कोमा की हालत में चली गई। उसकी पसलियों में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। दोनों टांगें बुरी तरह से टूट चुकी थीं और हाथ की हड्डियां भी काम की नहीं रह गई थीं। अब ये सब देखकर गिरधर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक के बाद एक करके उसके परिवार के लोग अस्पताल में पहुंच चुके थे। गिरधर की माँ फिर रोकर गिरधर से कहने लगी, गिरधर, अब अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं इस अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। गिरधर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, इस तरह की बातें मत करो। मैं भी परेशान हूँ और मैं भी अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। अभी उसने इतना कहा ही था कि गांव से एक आदमी जो अभी अभी अस्पताल आया था, उसने गिरधर को बताया कि गिरधर, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। न जाने कैसे तुम्हारी सारी गेहूं की फसल जल रही है। अब ये सुनकर गिरधर और भी ज़्यादा परेशान हो गया। पैसा होने के बाद गिरधर ने बहुत ज़्यादा तादाद में खेती की थी। बहुत ज़्यादा ज़मीनें लेकर नए नए खेत बनवाए थे, मगर सभी में आग लग चुकी थी। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो वहाँ से भागकर अपने खेतों की ओर दौड़ा। जब तक वो पहुँचा उसकी फसल जलकर राख हो चुकी थी। अब उसके सामने थी तो सिर्फ उसकी बर्बादी। अभी वो परेशान होकर अपने घर की ओर लौटने लगा। घर आकर वो अपनी चारपाई पर बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं माँ की बात सही तो नहीं। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में बैलों के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। वो भागकर अपने बैलों के पास गया। देखा तो उसके दोनों बैल वहीं पर पड़े चिल्ला रहे थे और धीरे धीरे तड़पते हुए उनकी मौत हो गई। वहाँ थोड़ी ही दूर पर उसने उसी औरत को खड़ा पाया जिससे उसने इतनी सारी दौलत ली थी। वो औरत उनसे कहने लगी कि तूने अपना वादा नहीं निभाया। मेरी दौलत लेकर तू अपना ही काम बनाने में लग गया और मुझे भूल गया। तूने अपना वादा नहीं निभाया, मुझको बलि नहीं दी, इसलिए मैं खुद ही तेरे परिवार को मारने चली आई हूँ। अब तू किसी को भी नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। अब गिरधर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया।
उसे कुछ समझ न आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसको कुछ याद आया। वो भागता हुआ गांव के बाहर चला गया। वहाँ काफ़ी दूर एक बाबा ध्यान लगाए हुए बैठे थे। वो जाकर उनके पैरों पर गिर गया, उनसे सारी बात कह डाली। बाबा ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर अपनी आंख बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंख खोली और गिरधर से कहा, गिरधर, तुमने ये बहुत गलत किया है। लालच में आकर तुमने उस दौलत को अपने घर में लाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारे पास एक ही चारा है। तुमने जितनी भी दौलत अब तक खर्च की है, अपनी कमाई से ही या अपनी कमाई की चीज़ों को बेचकर ही तुम उस दौलत को वापस उसी जगह पर रखाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया हो जाएगा और अंत में तुम भी मारे जाओगे। क्योंकि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो माया थी, जीवधारी माया। वो लोगों की बलि लेकर उन्हें माला माल करती है, लेकिन बाद में उनका सब कुछ छीन लेती है। तुम उसी का शिकार हुए हो। उससे बचने का यही तरीका है कि जल्द से जल्द जितनी भी दौलत तुमने उसकी खर्च की है, उसकी भरपाई अपनी कमाई से करो। उनकी बात सुनकर गिरधर भागता हुआ घर की ओर गया और उनकी कमाई की सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। जब चीज़ें कम पड़ी तो उसने तुरंत अपनी गृहस्थी को बेचने का फैसला किया। काफ़ी कुछ बेच देने के बाद वो बड़ी मुश्किल से उतना पैसा जुटा पाया और फिर उन सभी पैसों को ले जाकर उसने उसी बाग की उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ से उसे वो दौलत मिली थी। उस जगह पर वो दौलत रख कर माया से माफ़ी मांगने लगा और वहाँ से लौट आया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसके परिवार की हालत ठीक होने लगी। आज वो गरीब जरूर हैं, मगर सुखी से हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। हाँ, उनका बेटा चल नहीं सकता मगर जिंदा है। उनकी बेटी अभी भी उनके साथ है और उनकी बेटी भी अब ठीक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और माया के बारे में आपको कोई भी जानकारी हो तो हमें उसके बारे में भी बताएं। अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ।